नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। हमारे जीवन में कर्म की बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन कर्मों से परे जब हम जाते हैं, चाहे वो शारीरिक श्रम हो या फिर मानसिक श्रम हो या आध्यात्मिक श्रम हो, हम व्याधि को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे ही आज हम बात कर रहे हैं एक सामान्य बीमारी के बारे में, वह है आर्थराइटिस, जिसको हम बाय या गठिया के नाम से भी जानते हैं। गठिया यह रोग हमारे शरीर में जोड़ों से संबंधित होता है। वह जोड़ चाहे तो हमारे गर्दन का हो, कंधों का हो, कोहनी का हो, फोर आर्म्स का हो या फिर घुटने का। यह रोग कहीं पर भी आकर बस जाता है और हमें इतनी तकलीफ देता है कि हमारा पूरा जीवन दुखमय बन जाता है। आर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण है हमारी अनियमित दिनचर्या, या फिर एक बड़ा कारण है आनुवंशिकता, और उससे साथ एक और कारण है कि हमारे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे ऊपर अटैक कर देती है। तो आर्थराइटिस बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस। तो इन सभी आर्थराइटिस का एक ही रिजल्ट मिलता है, जिसको कहते हैं पेन, दर्द। उठते, बैठते, चलते फिरते हम पेनों से घिरे रहते हैं। ज़्यादातर यह समस्याएं घुटनों में पाई जाती हैं। 40 की उम्र के बाद ये समस्या पहले देखने को मिलती थी, लेकिन आज 20-25 से ये स्टार्ट हो जाती है। गठिया, जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, इसमें अगर घुटनों में हम जाते हैं तो लगभग 90% जितने भी रोगी हैं आर्थराइटिस से ग्रस्त हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे घुटनों में जो कार्टिलेज होती है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। फ्लूइड हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है और नतीजा ये होता है कि हमारे जॉइंट्स आपस में घिसने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि बड़ी संवेदना आती है और दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि अगर हमें स्लिप डिस्क भी एक आर्थराइटिस का ही रोग है। साथ के साथ ये स्लिप डिस्क अगर झटके से नहीं पहुंचा है और ये हमारी आनुवंशिकता का कारण बन जाता है, तो हमारे जॉइंट्स का बढ़ना या फिर हमारी कुछ ऐसी जॉइंट्स की आकृति आ जाना है, जिसके कारण हमारे कार्टिलेज परेशान हो जाते हैं। साथ के साथ जुड़ी हुई वेन्स में परेशानी उत्पन्न होती है। एक बड़े ही इसमें परेशानी प्रचलित है, जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हमारी हड्डियाँ ही नेचुरल तरीके से भुरभुराना शुरू हो जाती है। ऐसी प्राकृतिक रूप से हड्डियों का भुरभुराना ये एक आनुवंशिक कारण ही होता है। साथ के साथ गठिया में अगर हम देखते हैं कि इसके हम सिम्टम्स कैसे निकालें, कि हमारी फिंगर्स में ऊपर इस प्रकार के गांठें बन जाती हैं जॉइंट्स में, जैसे कि वो डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। साथ के साथ हमारे नीज डिसलोकेट हो जाते हैं, और समस्याएं देखने में मिले तो हमारी बैक में कर्व आना शुरू हो जाता है, झुकनी शुरू हो जाती है। और गठिया के जो रोग हैं उनमें जोड़ों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमारा उठना बैठना और सोना तक दुश्वार हो जाता है। गठिया को दूर करने का सबसे सरल उपचार है योग, और योग में आसन, क्रियाएं और प्राणायाम के माध्यम से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ के साथ हम अपनाएं प्राकृतिक उपचार में हम अपनी लाइफस्टाइल को सही करें, अपने खान पीन को सही करें, हम प्रतिदिन श्रम करें, मेहनत करें, उठें, बैठें, चलें, घूमें, वॉक कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं कीजिए जिससे कि हमारा शरीर चलता रहे, ये जोड़ चलते रहें, जॉइंट चलते रहें, क्योंकि एक जगह पर जॉइंट्स का रुक जाना आर्थराइटिस का कारण बन जाता है। आसनों में अगर हम अभ्यास की बात करें तो सूक्ष्म क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। सूक्ष्म क्रियाओं में सर से लेकर पाँव तक, और पाँव में भी पैर के अंगूठों तक हमारे एक जॉइंट का वर्कआउट हो जाना चाहिए, जैसे कि गर्दन को घुमाना, कंधों को रोटेट करना। ऐसे हमारी पूरी स्पाइन में 33 वर्टिब्रास होते हैं, उन 33 वर्टिब्रास का अभ्यास होना चाहिए रोज़ाना, प्रतिदिन, एक समय, 2 समय, जितना समय आपको मिले उसमें इसके मूवमेंट होने चाहिए। इसी प्रकार हमारा हिप है, हमारे घुटने हैं, हमारे एंकल जॉइंट हैं, हमारे फिंगर्स हैं। फिंगर्स में भी मेटाकार्सल्स, पार्सल्स जो मसल्स होती हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, उनका वर्कआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं योग में ये सूक्ष्म क्रियाएं कौन सी होती हैं और कौन से और आसन हैं जिसके माध्यम से हम आर्थराइटिस समस्या को दूर कर सकते हैं। अभ्यास में जैसे कि मैंने बताया, हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म मतलब माइक्रो क्रियाएं, छोटी छोटी एक्सरसाइज। और ये आप बैठे बैठे, आप ऑफिस में बैठकर, आप अपने घर पर, स्कूल में, कहीं पर भी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि नहीं दर्द शुरू होने वाला है या दर्द से आप पीड़ित हैं, इन अभ्यासों को करें और 50
से ज़्यादा % दर्द तो आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और रोज़ाना अभ्यास से ये दर्द होगा ही नहीं। तो पहला अभ्यास हमारा है ग्रीवा, गर्दन का। हम सर से पाँव तक की क्रियाएं करेंगे। ग्रीवा में हम क्या करें, ग्रीवा को दाएं बाएं श्वास छोड़ते हम अपनी गर्दन को बाएं ले जाएं, श्वास भरते मध्यम में आए, श्वास छोड़ते दाएं ले जाएं, श्वास भरते मध्यम में आए। फिर से श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते श्वास भरते मिडिल, श्वास छोड़ते राइट साइड और श्वास भरते फिर से मिडिल पर आए। ये एक अभ्यास हुआ गर्दन का। दूसरा अभ्यास, हमने गर्दन को लिटाना है कंधों की ओर एक, और गर्दन को फिर दूसरी ओर लिटाना है कंधे की ओर 2। इस प्रकार के 5-5 अभ्यास हम कर लें। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे और श्वास भरते वापस, श्वास छोड़ते जाएं और श्वास छोड़ते वापस। अभी हम सर को पीछे की ओर ले जाएं, सांस भरते और श्वास छोड़ते मध्यम और फिर नीचे लाएं। ध्यान रहे सर्वाइकल वाले पेशेंट हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपने ध्यान देना है सर को नीचे नहीं झुकाना है। लेकिन आपको सामान्य आर्थराइटिस की परेशानी है और आप सब जॉइंट्स को सही रखना चाहते हैं, तो सर को पीछे ले गए, सांस छोड़ते सर को पूरा नीचे लाएं, सर पीछे ले गए, सांस छोड़ते पूरा नीचे लाएं। और ग्रीवा की हम आखिरी क्रिया करेंगे जिसमें ग्रीवा चक्रीय गति। हमने मध्यम से पीछे, पीछे से बराबर, बराबर से नीचे एक चक्कर लगाया, श्वास भरते हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, पीछे पीछे से एक साइड और एक साइड से नीचे आ जाते हैं और फिर मध्य में आ जाते हैं। तो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज हम पूरा रोटेशन अपनी नेक का करते हैं। तो हमारा गर्दन तो स्वस्थ हो गई है। और अब हम करेंगे स्कंध। हम अपने कंधों में अगर ऑर्थराइटिस होने का कारण है या फिर पेन होता है तो उसको कैसे दूर करें। तो हमने क्या करना है, अपनी पाम्स को अपने नीज पर रखना है, श्वास भरते हुए हम अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं, और इसी प्रकार से पीछे से ऊपर उठाएं और आगे ले आएं। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार आगे से पीछे और एक बार पीछे से आगे। तो 5-5 काउंट हम इसको करेंगे। तो कंधे की तो बड़ी सरल क्रिया है, आपने कुछ भी नहीं करना है, हमने पीछे की ओर जाना है और आगे ले जाना है। अब हमारी कोहनी आती है। कोहनी के लिए हम करेंगे कोहनी का नमन आसन। दोनों हाथों को सामने फैलाना और दोनों हाथों की सभी उंगलियों को कंधों पर टच करना है और वापस सीधा छोड़ देना है। सामान्य श्वास रहेगी, श्वास लेते और छोड़ते, श्वास भरे, फिंगर्स को शोल्डर से टच करना और श्वास छोड़ते सामान्य सीधा रखना। ऐसे ही आप 10 अभ्यास करेंगे, जिसको कि हम कोहनी का नमन क्रिया कहते हैं। अगली क्रिया है हमारी मणिचक्र। मणि मतलब कि मुष्टिका। हमने मुष्टिका बनानी है दोनों हाथों से, हाथों को बाहर फैलाना, मुष्टिका बनाना और अपने कलाई को, अपने रिस्ट को इस प्रकार से घुमाते हैं। ये घुमाओ हमने 10-10 बार, 12-12 बार, 15 बार, जो आपको लग रहा है थक गए हैं तब वापस आ जाइए। और ऐसे ही हमने एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो हमने अभी क्या किया, हमने शोल्डर का अभ्यास लिया कोहनी का, और उसके बाद हमने रिस्ट का अभ्यास ले लिया है और इसको भी हम अपने अभ्यास में लाते हैं। नेक्स्ट हमारी फिंगर्स हैं। आप देखते हैं कि हमारे फिंगर्स में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। एक उंगली में ही 3 जॉइंट होते हैं, अंगूठे में 2 जॉइंट हैं, तो बहुत सारे जॉइंट्स हमारे हाथों के और पैरों के फिंगर्स में होते हैं। तो उन फिंगर्स के लिए अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को सामने लिया और सभी जॉइंट्स को फोल्ड करते हुए एक फिस्ट बनाया, मुष्टिका बनाई है, इसमें पावर दिया और रिलैक्स छोड़ दिया। श्वास सामान्य होना चाहिए। लगातार इसको हम 10 से 12-15 बार करें और रिलैक्स छोड़ दें। ध्यान दें, श्वास के साथ में ही हमारा एक्सरसाइज होगी, इसलिए यह योग कहलाता है, इसलिए आसन बन गए। अगर आसन से श्वास हटा दें तो ये मात्र कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज बन जाए। तो श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा मन शांत होता है, साथ के साथ मन की चंचलताएं दूर होती हैं। तो लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास लेना आसन में बहुत लाभकारी है। अगली जॉइंट्स पर हम आते हैं। हम देखें, हमारा पूरा शरीर एक स्पाइन पर टिका है, यही आत्मा है हमारे पूरे शरीर की। तो मेरुदंडिका को सही रखने के लिए इसमें 33 मोहरे होते हैं, छोटे 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 सर्वाइकल से लेके हमारे लुम्बार से भी नीचे तक जाते हैं, इसको पुच्छ कहते हैं। उन सभी जॉइंट्स का हमने छोटा छोटा मूवमेंट देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बैठे बैठे कटी चक्र क्रिया। कटी चक्र कैसे रहेगा, कटी चक्र की बहुत सारी क्रियाएं हैं। हमने खड़े होकर भी पिछली सीरीज में ली थी, हमने लेट कर भी पिछली सीरीज में ली थी। तो आज हम बैठ कर करेंगे। बैठ कर करने वाले में हमने अपने राइट पाम से लेफ्ट नी को पकड़ना है और हमारा लेफ्ट आर्म पीछे रहेगा और हम अपनी बैक को पूरा ट्विस्ट करेंगे
वापस आएंगे और हम अभी दूसरी डायरेक्शन से करेंगे। हमने लेफ्ट पाम को राइट नी के साथ जोड़ा और दूसरा हाथ पीछे गया, फिर से हमने अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को ट्विस्ट किया है। तो ऐसा करने से मेरी गर्दन से लेकर मेरे नीचे तक की मेरी दंडिका पूरी ऐसी घूम जाती है जैसे कि मैंने पोचे को निचोड़ दिया हो। ठीक है, सभी का वर्कआउट एक साथ में हो जाता है। अगले आने वाले अभ्यास में हम कर रहे हैं नितंब के लिए। नितंब के लिए मैं करूँगा तितली आसन। तितली आसन में दोनों पैरों की एड़ी को पंजों को आपस में मिलाना है और मिलाने के साथ साथ मैंने क्या करना है, अपनी उंगलियों को बांधना और टोस को बांधना, सीधे बैठना और एड़ी बंदी है, पंजे बंधे हैं, लेकिन हमारे घुटने ऊपर नीचे बराबर गति कर रहे हैं। इस प्रकार की गति 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, समय मिले तो कम और ज़्यादा बढ़ाकर हमने इसको अभ्यास में लाना है। ये तितली आसन हमारे हिप जॉइंट और साथ के साथ साइड मसल्स को भी फ्लेक्सिबल करता है। अगले अभ्यासों में हम लेंगे घुटने के लिए अभ्यास, जिसको हम कहते हैं जानु नमन आसन। जानु नमन आसन में हमने एक साइड पर इस प्रकार बैठकर मैं दिखा रहा हूँ आपको। राइट लेग फोल्ड करना है, उंगलियों को बांधना और इस पैर के नीचे रखना जो कि हमने अभी मोड़ा है। तब हमने पैर को सीधा रखना है, घुटने को सीधा करना और फोल्ड करना। इसको हम कहते हैं जानु नमन आसन। जानु नमन आसन करने से नीज में जो ऑर्थराइटिस का प्रभाव है, जो संवेदना दर्द होता है, वह समाप्त हो जाता है। लेकिन करत करत अभ्यासतम जड़मति होत सुजान, मतलब इसका अभ्यास करते रहने से ही होगा। कोई भी क्रिया, कोई भी मेहनत का काम अगर हम कंठस्थ करना चाहते हैं तो अभ्यासी बने। तो ये हमने घुटनों को सीधा करना और फोल्ड करना। उसी प्रकार से दूसरे लेग से कभी भी एक पैर से कर रहे हैं और दूसरे पैर में अभी हमें कोई संवेदना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर एक अंग हमारे ऊपर पकड़ा जाता है तो संभावनाएं हैं कि दूसरे अंग में भी आपको रोग लग सकता है। तो लगातार हम दूसरे पैर में भी इस प्रकार से जानु नमन क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कर दिया है। आगे आने वाले जॉइंट है हमारे एंकल और फिंगर्स। तो हमने दोनों हाथों को पीछे रखा, दंड आसन में बैठ गए और हमने करना है गुल्फ नमन आसन। गुल्फ हम कहते हैं अपने एंकल जॉइंट को। तो गुल्फ को आगे की ओर तानना और पीछे की ओर तानना। इस प्रकार से सामान्य श्वासों के साथ में 10 से 12 बार ये क्रिया की जाए और इसके लाभ उठाए जाएं। नेक्स्ट क्रिया हमारी होगी जो पैरों के छोटी छोटी उंगलियां हैं, इनको हम आगे की ओर तानते हैं, तो इसको हम कहते हैं पादांगुष्ठ नमन आसन। तो पैर के अंगूठे और उंगलियों को नमन कराना तो पादांगुष्ठ नमन आसन कहलाता है और यही क्रिया है। तो दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचना और पीछे की ओर, फिर आगे की ओर खींचना, तानना है और पीछे की ओर ले जाना है। तो हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, जिसमें कि सर से लेकर पाँव तक सभी जॉइंट्स का हमने मूवमेंट कराया। और यकीन माने, अभ्यास करें और फिर बताएं कि इन सूक्ष्म क्रियाओं से, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से कैसे ऑर्थराइटिस जैसा रोग चुटकियों में दूर हो जाता है। और आप इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन साथ के साथ सावधानी भी थोड़ी सी बरतें, क्योंकि ऑर्थराइटिस आपकी गलत दिनचर्या, गलत खान पीन और व्यस्त दिनचर्या का ही एक कारण है। जेनेटिकल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी अनुवांशिक रोग हो और उसको हम दूर ना कर पाएँ। योग के माध्यम से आप अपने आहार को सही रखें। जो कारण अगर है हमारे लाइफस्टाइल में कि जैसे हम अभ्यास के आदी नहीं हैं, हम अभ्यास करें। हमारे बैठे रहने के कारण ज़्यादा हमें पेन होता है, तो हम चलना फिरना शुरू कर दें। हम सुबह जल्दी उठें। हम उन खाद्य पदार्थ का सेवन ही ना करें जिनसे हमें एलर्जी होती है। तो बस यही छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। छोटी छोटी सावधानियों के साथ में हम अपने रोग को दूर करेंगे और स्वस्थता की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। ऑर्थराइटिस रोग को हमने कैसे योग के माध्यम से सही किया, ये आपने सीखा है। इसका रोज़ाना अभ्यास कीजिए। नियमित दिनचर्या और खुशहाल ज़िंदगी, यही तो इंसान की पहचान है। धन्यवाद।